हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के लेसन नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है बायो-सेवर्ट का नियम। आपने पढ़ा था ऑर्स्टेड का प्रयोग, और ऑर्स्टेड का नियम जो है वो यही कहता है कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान किस तरह निकाला जाए। तो ऑर्स्टेड का जो प्रयोग था वो किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए था, या किसी बिंदु पर। बायो-सेवर्ट का जो नियम है वह है कि किसी धारावाही चालक जो होता है वो अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म अवयवों से मिलकर बना होता है। तो उसके किसी एक छोटे अवयव पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान कितना होगा, इसके लिए उन्होंने एक व्यंजक प्राप्त किया, एक समीकरण प्राप्त किया, और इस समीकरण को ही बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो हम लोग बेसिकली वो समीकरण ज्ञात करेंगे जिसे हम लोग बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, देखिए, विभिन्न प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक बायो-सेवर्ट ने किसी सूक्ष्म धारा अवयव के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किया। इस व्यंजक को ही बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। यहाँ पे देखिए, एक चालक आपको दिख रहा है, एक्स वाई लंबाई है जिसकी, उसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है। डेल्टा एल इसका काफी छोटा सा लंबाई है, जिसके कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र जो है कितना वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा इसका मान निकालना है। तो जो डेल्टा एल लंबाई का धारा अवयव है, तार है, उससे 8 दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, और इस पर बिंदु P पर 8 दूरी पर बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर धारा अवयव यानी IDI के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 नंबर कैसा होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो धारा अवयव में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, अर्थात DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती है I के। इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा उन्होंने क्या बताया था, बायो-सेवर्ट साहब ने, उन्होंने ये बताया था कि धारा अवयव की लंबाई, देखिए, बिंदु पर धारा अवयव IDI के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, अब यहां से स्टार्ट करना है, धारा अवयव की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, अर्थात DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या समानुपाती DL के। अब ये DL क्या है, छोटे से तार की लंबाई है। तीसरा उन्होंने क्या बताया था, धारा अवयव की लंबाई तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है।
होता है, अर्थात dB समानुपाती है साइन थीटा के। इसको दे देंगे, ये हो गया समीकरण नंबर 2, यह हो गया समीकरण नंबर 3 और यह हो गया, देखिए चौथी बात उन्होंने क्या बताई थी, चौथी बात ये बताई थी कि धारा अवयव के बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात dB व्युत्क्रमानुपाती, इसको पढ़ेंगे 1/r²। दिस इज समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 कहाँ है, ये समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4, इन चारों समीकरण को मिलाया जाएगा। तो मिलाने पर हमको क्या मिलेगा, देखिए इसमें यही बताया गया है कि जो बायो सेवर्ट साहब वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो सूक्ष्म धारा अवयव है इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होगा, किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो वो उन्होंने 4 बातें बताई थी कि इन 4 बातों पर निर्भर करेगा। और किस तरह से निर्भर करेगा, तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चारों समीकरण को मिला दिया जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से क्या लिखेंगे, dB जो है समानुपाती है किसके, dl साइन थीटा बाई r² के, ठीक है। अब जब भी हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट हमको, कोई स्थिरांक हमको जोड़ना पड़ता है, तो वो स्थिरांक उन्होंने क्या जोड़ा था, हम यहाँ से यहाँ समानुपाती का चिन्ह लगाया ना, इसको हटाएंगे, तो इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमको जोड़ना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट क्या है हमारे पास, dB इज इक्वल टू, कांस्टेंट हमने जोड़ा μ0/4π, ये कांस्टेंट है। और फिर सारी चीजें वही, dl साइन थीटा बाई r²। इसको 4 तक हो गया, नहीं इसको दीजिए समीकरण नंबर 1। तो यह जो समीकरण 1 है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं, ठीक है। जो समीकरण 1 आपने पाया है ना, इसी को हम लोग कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम। जहां अब μ0 के बारे में हम लोग बताएंगे कि जो μ0 4π है उसका मान कितना होता है, जहां μ0/4π एक नियतांक है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो μ0/4π इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷, या μ0 इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁷ मात्रक होता है, ठीक है। और यहाँ जो समीकरण 1 मिला है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो यही लिख लीजिए, यही बायो सेवर्ट का नियम है। आई बात समझ में, देख लीजिए बायो सेवर्ट का नियम जो है बेसिकली क्या है, dV इज इक्वल टू μ0 4π I dl साइन थीटा बाई r²।
अब ये जो म्यू जीरो है इसको निर्वात की चुंबकशीलता या वैद्युतशीलता हम लोग कहते हैं। म्यू जीरो जो है इसको निर्वात की वैद्युतशीलता या चुंबकशीलता कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था बायो-सेवर्ट का नियम और इसको आप काफी अच्छे से याद करिएगा, इसलिए कि इस पे न्यूमेरिकल सवाल भी आते हैं और खुद भी यह जो नियम है पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे जो बायो-सेवर्ट का नियम है इसका सदिश रूप क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। देखिए बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है अभी आपने पढ़ा, फॉर्मूला उसका जाना, डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये बायो-सेवर्ट का नियम है, ठीक है। म्यू जीरो क्या है, तो निर्वात की चुंबकत्वशीलता है। वैद्युतशीलता को तो हम लोग एप्सिलॉन जीरो से दिखाते हैं, ये वैद्युतशीलता नहीं है, हमने अभी बताया, सॉरी उसके लिए। म्यू जीरो जो है ये निर्वात की चुंबकशीलता मानी जाती है, वैद्युतशीलता नहीं। वैद्युतशीलता जो होती है उसको हम लोग एप्सिलॉन जीरो से डिनोट करते हैं। अब इसी को सदिश रूप में कैसे लिखा जाएगा, तो वो भी हेडिंग डाल दीजिए, बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप, ये क्या होता है, तो dB इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू जीरो अपान 4 पाई आई डी आई इंटू, सबके ऊपर सदिश का चिन्ह लग जाएगा, जो साइन थीटा है वो हट जाएगा। जब हम लोग सदिश रूप में लिखेंगे ना बायो-सेवर्ट का सदिश रूप, तो उसमें साइन थीटा हट जाएगा, म्यू जीरो बाई 4 पाई आई डी आई इंटू सदिश आर बाई आर क्यूब, ये बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप होता है, ठीक है। अब जो म्यू जीरो है इसको हम लोग निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं या केवल चुंबकशीलता कहते हैं। तो इसका हम लोग मात्रक निकालेंगे, जहां म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है। म्यू जीरो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। अब जो बी होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसका मात्रक आपने पढ़ा होगा, क्या है, टेस्ला है या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। तो आप निर्वात की जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक जो है टेस्ला हम लोग मान के चलते हैं। अब हम लोग म्यू जीरो का एसआई मात्रक निकालेंगे, म्यू जीरो का एसआई मात्रक, तो म्यू जीरो का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर बाई एम्पियर कह सकते हैं आप, एम्पियर, ठीक है, या इसी को हम लोग लिखते हैं न्यूटन बाई एम्पियर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मात्रक हम लोग क्या लिखेंगे, तो वो देख लीजिए, इसी आधार पे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा मात्रक तो हो गया, इसकी बीमा लिखी जाएगी, म्यू जीरो का बीमीय सूत्र, म्यू जीरो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है, का बीमीय सूत्र, ये क्या है, देखिए एम एल टी के पावर -2 बाई ए स्क्वायर, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, एम एल टी जीरो -2
(10⁻²). ये जो है म्यू जीरो यानी चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता का विमीय सूत्र है या जो है उसका मात्रक है। अब हम लोग जानेंगे कि आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता इसको तो हम लोग निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं या केवल चुंबकशीलता कहते हैं। अब आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो किसी माध्यम की चुंबकशीलता तथा किसी माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर से प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है, तो म्यू आर बराबर म्यू बाई म्यू जीरो, सॉरी ये आर रहेगा। म्यू आर क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता है। अब म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता जो है यह एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो ये था बायो-सेवर्ट नियम का सदिश रूप। और फिर हमने जाना कि म्यू जीरो यानी निर्वात की जो चुंबकशीलता है उसका मात्रक क्या है, म्यू जीरो या निर्वात की चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है। क्लियर हो गई सारी बातें, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग जो बायो-सेवर्ट का नियम पढ़े हैं उस पर एक सवाल कर लें और ये जान लें कि उस पर जो क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो किस तरह के आते हैं और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सवाल है, एक क्षैतिज तार उत्तर दक्षिण दिशा में रखा है। तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के 1 सेंटीमीटर लंबे खंड द्वारा 100 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तार के 1 सेंटीमीटर लंबे खंड द्वारा उत्तर पूर्व दिशा में, यहाँ पे एक चीज छूट गया है, यहाँ पे होगा उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में 100 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए क्षैतिज तार है, उत्तर दक्षिण दिशा में रखा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो हमारा क्षैतिज तार है वो इस तरीके का एक तार है जो किस दिशा में रखा हुआ है, उत्तर और दक्षिण दिशा में रखा हुआ है। तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसी को हम लोग DL मान लेते हैं, तार की लंबाई। तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के 1 सेंटीमीटर लंबे खंड द्वारा उत्तर पूर्व दिशा में, ये हो गया उत्तर पूर्व दिशा में, ऐसे ऐसे दिशा होता है ना, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। तार की लंबाई है जो उत्तर दक्षिण दिशा में रखी गई है, उत्तर पूर्व दिशा में। तो उत्तर पूर्व दिशा में ये पूरा कोण तो 90 का होता है। यहाँ से ये लाइन खींची गई है तो आधा आधा हो गया, यानी कितने डिग्री का एंगल हो गया, 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। उत्तर पूर्व दिशा में
1 सेंटीमीटर लंबे खंड द्वारा 100 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर ये बिंदु हमारा P है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, बायो-सेवर्ट के नियम से पहले तो ये लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ये दिया गया है वो लिखिए पहले, इससे सवाल क्लियर रहेगा आपको क्या क्या चीज दिया गया है। क्या क्या चीज दिया गया है वो देख लीजिए। आई का मान कितना दिया है 10 एम्पीयर, आई का मान हो गया 10 एम्पीयर। उसके बाद जो डीएल है, डीएल की लंबाई कितनी दी है 1 सेंटीमीटर, डीएल की लंबाई 1 सेंटीमीटर, यानी अगर इसको मीटर में करा जाए तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इतना मीटर हो जाएगा। तो तार की लंबाई 10⁻⁻² मीटर, 100 से भाग दिया गया है। ठीक है, आर 100 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है बिंदु पी, तो आर का मान हो गया 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। आई कितनी बात समझ में, आर का मान 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। फिर थीटा का मान 45 डिग्री और कुछ छूट रहा है नहीं। साइन 45 का भी मान निकाल देते हैं, साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। अब बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है वो लिखते हैं पहले। तो बायो-सेवर्ट का नियम होता है μ0/4 पाई इंटू dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL साइन थीटा बाई r²। ठीक है, अब ये सारे मान हम लोग इसमें रख लें। तो μ0/4 पाई, μ0/4 पाई का मान अभी हमने बताया कितना होता है 10⁻⁻7। क्लियर है। आई का मान कितना हो जाएगा देख लीजिए 10 एम्पीयर। डीएल का मान कितना हो गया 10⁻⁻2 मीटर। साइन थीटा का मान हो जाएगा 1/√2 और फिर r², तो इसी के नीचे r² कर लेते हैं। r² का मान होगा, r का मान है 1 मीटर, तो r² का मान होगा 1 मीटर का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया ये 10⁻⁻2 और -7 -8 हो गया, उसमें से 1 माइनस करेंगे यानी 10⁻⁻7 बाई √2, नीचे √2 है, √2 का जो मान होता है 1.7 सॉरी √2, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 √2 का मान 1.414। ठीक, अब इससे भाग देंगे 10⁻⁻7 तो ऊपर पहले से ही है, देख लीजिए सारे को हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और -7 -2 -9 सॉरी यहाँ गड़बड़ है 10⁻⁻7 और -2 -9 हो गया, उसमें से 1 प्लस करना है यानी ये -8 हो जाएगा, तो ये -8 हो गया। तो 10⁻⁻8 बाई 1.414, इसका पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 1000 बढ़ जाएगा और नीचे हो जाएगा 1414। ठीक है, अब ये कितना हो गया (10⁻⁻8) और ये हो गया 10⁻³ यानी 10⁻⁻5 बाई 1414। ठीक है, अब हमको भाग देना है, तो भाग कैसे दिया जाएगा (10⁻⁻10 है -7 और -2 -9, तो फिर ये हो जाएगा -8, नीचे तो 1 है √2 की वैल्यू होती है 1.414, भाग दिया जाए तो ऐसा करते हैं -8 रहेंगे
और 1000 में इससे भाग देंगे। तो 1000 में जब भाग देंगे 1414 से, तो पहले तो आ जाएगा 0, फिर यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, तो कितनी बार में भाग लगेगा? 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 दो 9, फिर 7 चौके 28, 8, 80 बचा 2, 7 एकम 7, 8 दो 9, 9 बार, 7 बार में, तो आ जाएगा 7 चौके 28, 7 दो 9, 7 चौके 28, 10 में 60 गया 2, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ बचा 10, 10 में 60 गया 2, 9 में से 9 गया 0, फिर एक और 0 बढ़ा देंगे, तो कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। तो 1414, तो 10 में से 4 घटाएंगे 6, 0, जैसे यहाँ से 10, 10 में से 4 गया 6, तो ये आ जाएगा इंटू 10, पॉइंट इसका हटा दिया गया है, इसका पॉइंट हटाया गया, तो अच्छा चलिए ये क्या हो गया देखिए, हम लोग क्या करेंगे 1000 बाई 1414 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। अब 1000 में हमने 1414 से भाग दे दिया, तो हमको कितना मिला? 0.71 इंटू 10 के पावर -8, इसको हम लोग लिखेंगे 0.71 10 टू द पावर -8, ठीक है। हमने आपको ये बताया था कि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा, आंसर किस रूप में होना चाहिए? मानक रूप में होना चाहिए। तो मानक रूप क्या है कि जो दशमलव है, पॉइंट है, वो एक अंक के बाद होना चाहिए। तो एक अंक के बाद जब इसको हम लोग लाएंगे, ये हो जाएगा 7.1 इंटू, इधर एक घट जाएगा, 10 टू द पावर -9 हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 23 ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, बायो-सेवर्ट के नियम से निकाला गया है, ये इतना आ गया, इसको हमने सॉल्व किया, 10 टू द पावर -7 -2 -9, 1 माइनस कर देंगे -8, और √2 का मान इतना होता है, पॉइंट हटाएंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 को 1414 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, और -8 भाग दे देंगे, तो देखिए आ रहा है 0.71 इंटू 10 के पावर -8। मानक रूप में लाने के लिए दशमलव को, पॉइंट को एक अंक इधर ले जाएंगे, तो एक अंक इधर ले जाएंगे तो इधर -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7.1 इंटू 10 के पावर -9 इतना। तो इस तरह के जो होते हैं एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं बायो-सेवर्ट के नियम के आधार से, ठीक है। समझ आई है ना? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब हम लोग जो बायो-सेवर्ट का नियम है उसका उपयोग जानेंगे कि उसका उपयोग क्या है। तो बायो-सेवर्ट का नियम जो है, इसका उपयोग किसी वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। जो बायो-सेवर्ट का नियम है, इसका उपयोग कोई कुंडली हो या वृत्ताकार लूप हो, उसके अक्ष पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। और इसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे देख लीजिए यहाँ पे, यह जो है एक वृत्ताकार कुंडली है या लूप है, और इसकी जो त्रिज्या है वो r है, केंद्र O है, केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु है P, केंद्र जो है उससे x दूरी पर कोई बिंदु है P, और उसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ बिंदु M है, जो लूप है उस पर कोई बिंदु M है, और बिंदु P है जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है dBy है, और जो क्षैतिज घटक है उसको dBx कहेंगे, ठीक है। जो लूप है, लूप को अनेक लंबाई अवयवों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। जैसे ये जो लूप है, गोलाकार वृत्ताकार लूप है, इसको अनेक छोटे छोटे टुकड़ों का, जैसे इसकी लंबाई dl, इसकी लंबाई dl, इसकी लंबाई dl, इसकी लंबाई dl, और इन सब को जोड़ देंगे तो इस पूरे वृत्त की लंबाई यानी परिधि, वृत्त की लंबाई यानी परिधि, यहाँ पे ND
L होगा। इन सारे अवयवों को हम लोग जोड़ दें तो इस वृत्त की परिधि निकल जाएगी। ठीक है, तो वही लिखा गया है, लूप को अनेक लंबाई अवयवों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। ठीक है, अब M से P को मिलाने वाली रेखा के बीच के, देखिए सेंटर O से बिंदु P के बीच की दूरी x है। M परिधि पर यानी जो सर्कुलर लूप है उसके ऊपर कोई बिंदु है, M और P के बीच की दूरी को हमने R माना है। तो इसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो निकालने के लिए हम लोग बायो सेवर्ट के नियम का प्रयोग करेंगे। और वो क्या है, लिखेंगे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dV इज इक्वल टू, जो बायो सेवर्ट का नियम है उसको हमने यहाँ पे सदिश रूप में लिखा हुआ है। सदिश रूप में लिखेंगे तो साइन थीटा नहीं रहेगा, और अगर सदिश रूप में नहीं लिखेंगे तो साइन थीटा हमको लिखना पड़ेगा। तो हमने सदिश रूप में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू 0 4 पाई आई डी आई इंटू आर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरह भी मान सकते हैं, dV इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई डी आई को लिखेंगे DL R साइन 90 डिग्री। क्योंकि देखिए बता रहे हैं साइन 90 डिग्री क्यों आ गया, क्योंकि सिंस DI तथा R परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं, अतः थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो हमने रख लिया यहाँ पे। अब ये क्या हो गया, म्यू 0 बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री का मान तो 1 हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब। इसको दीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब लिखेंगे डी बी को लूप की अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश लंबवत घटकों में, लंबवत घटकों में विभाजित करने पर, विभाजित करने पर लंबवत घटक में और क्षैतिज घटक में, लंबवत घटक और क्षैतिज घटक और क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटकों में विभाजित करने पर क्या होगा, क्षैतिज घटक और लंबवत घटक में इसको जब हम लोग विभाजित करेंगे तो क्षैतिज घटक है dvx और लंबवत घटक है dvy। क्षैतिज घटक जो होगा dv cos थीटा हो जाएगा, dbx इज इक्वल टू db cos थीटा, और जो इसका लंबवत घटक हो क्षैतिज घटक है, ये क्षैतिज घटक 2 हो गया, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। और लंबवत घटक, तो लंबवत घटक क्या हो जाएगा, dby इज इक्वल टू, ये लंबवत घटक है, dby इज इक्वल टू, यहाँ पे छुटा है db cos थीटा होगा, db cos थीटा, और dby इज इक्वल टू db sin थीटा। ठीक है,
इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 4। अब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो होगा dB के पृष्ठ समाकलन के बराबर होगा, के बराबर होगा। तो जो इसका dBx का मान है उसका हम लोग पृष्ठ समाकलन करेंगे तो जो है हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान मिल जाएगा। अब देखिए cos थीटा का मान निकालेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में देखिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b बाई h। तो इसका जो b होगा वो हो जाएगा OM, h होगा PM, OM R के बराबर है और PM स्मॉल r के बराबर है। ठीक है, अब जो समीकरण 3 मिला है हमको, 3 कहाँ है, ये dBx इज इक्वल टू dB cos थीटा। तो इसमें dB का मान, cos थीटा का मान हम लोग dB का मान यहाँ से ले लेंगे समीकरण नंबर 2 से और cos थीटा का मान यहाँ से ले लेंगे। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 5। इन सारे मानों को उठा करके हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। dB का मान समीकरण 2 से और cos थीटा का मान समीकरण 5 से, दोनों को उठा के समीकरण नंबर 3 में रखा जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा जाएगा, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमको किस चीज का मान मिलेगा, समीकरण 2 से हमको मिलेगा dB का मान। समीकरण 2 से dB का मान और समीकरण 5 से cos थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। 2 से हम लोग dB का मान निकाल लिए हैं, 5 से हम लोग cos थीटा का मान निकाल लिए हैं और ये दोनों मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में ले जाके रख देंगे और फिर उसका पृष्ठ समाकलन कर देंगे, हमको आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, dBx इज इक्वल टू dB, ये है समीकरण नंबर 3। dB का मान ये पूरा रखा जाएगा, म्यू 0 बाई 4 पाई IDL बटा R क्यूब। देख लीजिए dB की जगह पे ये वाला मान हमने रखा, cos थीटा की जगह पे हम लोग रखेंगे कैपिटल R बाई स्मॉल r। तो cos थीटा की जगह पे क्या होगा, कैपिटल R बाई स्मॉल r। ये लाइन समझ आई है, देख लीजिए। समीकरण 2 से dB का मान लेना है, समीकरण 5 से cos थीटा का मान लेना है और इन दोनों को समीकरण नंबर 3 में ले जाके हमने रख दिया है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, पृष्ठ समाकलन करेंगे। तो दोनों ओर समाकलन करने पर लिखेंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इधर हो जाएगा dBx इज इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई IDL बाई R क्यूब इंटू कैपिटल R बाई स्मॉल r। तो इसका तो जो हम लोग समाकलन करेंगे तो केवल B आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान। और इसमें जो अचर राशियां होंगी उनको बाहर ले लेंगे हम लोग, I R बाई
तो बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। सदिश रूप में तो होता है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, देखिएगा dl और यहाँ पे r है, तो ऊपर का एक r और नीचे का एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे r स्क्वायर बच जाएगा। ये चीज गलती हो गई थी हमारी, आप भी करेक्ट कर लीजिएगा इस चीज को। यहाँ का जो r था ना वो कट जाएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 तो ठीक है, समीकरण नंबर 2 में गलती थी और यहाँ पे तब हमारे पास r स्क्वायर रहेगा और r स्क्वायर इंटू r क्या हो जाएगा देख लीजिए। यहाँ पे करेक्शन किया ना आपने, यहाँ पे आर स्क्वायर है, हमने वहां पे पहले आर क्यूब लिखा था तो वही चीज करेक्ट हो गया। अब ये क्या हो गया, dbx इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई dl बाई आर क्यूब इंटू आर। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन कर देंगे, तो दोनों ओर समाकलन करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म होंगे वो बाहर आ जाएंगे। तो इसका dbx इज इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई आई dl तो कांस्टेंट नहीं होगा, ये हो गया r बाई आर क्यूब, बाहर निकल जाएगा, समाकलन के अंदर बचेगा dl। इधर जब समाकलन करेंगे तो केवल b आ जाएगा और इधर जब हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dbx का जो समाकलन हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। और इसका समाकलन, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई समाकलन होता नहीं है, तो dl का समाकलन ये हो गया म्यू 0 4 पाई आई आर बाई आर क्यूब और dl का हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। आप लोग थोड़ा चुप रहे, शोर ना करें तो बढ़िया रहेगा। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 4 पाई आई, देखिए यहाँ पे एक चीज और है, पाई और पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 4 बार में 2 बार मतलब 2 बार में 4 कैंसिल होगा और तो कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, तो ये 2 आर क्यूब और ये हो जाएगा आई आर स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में, म्यू 0 आई आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब, यही है चुंबकीय क्षेत्र का मान। जो वृत्ताकार रूप है या जो कुंडली है उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान यही होगा, लेकिन चित्र के हिसाब से, चित्र से देखिए आप आर स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए ये आर है जो हाइपोटेनस है, कर्ण है, और यह जो है उसका लंब हो गया और यह जो है आधार हो गया, तो ये हो सकता है। अब आर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये सारे मान इसमें लाकर रख देंगे तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई आर स्क्वायर बाई 2 म्यू 0 आई आर स्क्वायर बाई 2, और ये जो आर क्यूब है उस आर की जगह पे हम लोग ये रखेंगे आर क्यूब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे रूट हटा देते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2, तो वही इस आर की जगह पे हम लोग रख लेंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान हमको मिला वो क्या मिला, म्यू 0 आई आर स्क्वायर बाई 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3/2 पावर हो जाएगा। अब यही है किसी वृत्ताकार लूप या कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है। जहां जहां आई क्या है, धारा का मान है, आर क्या है,
लूप की त्रिज्या है, लूप की त्रिज्या है, और x क्या है, x जो है लूप के केंद्र और उस बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको निकालना है उसके बीच की दूरी है। x क्या है, तो x जो है लूप के केंद्र, लूप के केंद्र और बिंदु P के बीच की दूरी है, बीच की दूरी है। आई बात समझ में? तो ये समीकरण नंबर 5 हो गया था। समीकरण नंबर 6 जो है यही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं आज के वीडियो में, बस इतना ही। और लास्ट में मैं यही कहूंगी कि अगर आप हमारे वीडियो रोज देखते हैं, आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे अपनी कमियों का और अच्छाइयों का पता चल सके और मैं कमियों को सफलतापूर्वक दूर कर सकूं।